हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीकेगर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नीट 2024 के फिजिक्स सॉल्यूशन इन डिटेल। ओके, ये हम जो पेपर हमने लिया है ये कोड Q6 कोड है, बट क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन बड़े आराम से डिस्कस करने वाले हैं तो आप अपने पेपर में इस क्वेश्चन को लोकेट कर सकते हैं। ओके, कल सब बच्चों ने सभी जगह पर बहुत सारे चैनल्स पे, जहां हम भी लास्ट ईयर और उससे भी लास्ट ईयर हमने भी एक फास्ट सॉल्यूशन बच्चों को प्रोवाइड किया था, तो बच्चों की डिमांड थी कि सर डिटेल सॉल्यूशन बता दिया करो। तो आज हम डिटेल सॉल्यूशन आपके पास लेकर आए हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अ बॉब इज whirled इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन by means of a string with an initial speed of omega rpm with an initial speed of omega rpm. The tension in the string, देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास जो है एक बॉब को घुमा रही है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक स्ट्रिंग बॉब को घुमा रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो टेंशन किसके बराबर होती है? जो टेंशन है इट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज m ओमेगा स्क्वायर r। नाउ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज t पहले केस में, इफ द स्पीड बिकम्स 2 ओमेगा व्हाइल कीपिंग द रेडियस सेम। अगर रेडियस सेम रहेगा, स्पीड को 2 ओमेगा कर देंगे तो हमारे पास टेंशन कितनी आ गई बेटा? 4 टाइम्स m ओमेगा स्क्वायर r, तो आप कह सकते हैं 4t। तो ये एक हमारे पास सिंपल क्वेश्चन था जिसका आंसर क्या है? 4t। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लासेस में अक्सर जोर देकर बताया जाता है। टेलीग्राम चैनल पे भी इसके ऊपर काफी सारे क्विज बनाकर हमने पोस्ट किए थे यूनिफॉर्म स्पीड के बेटा। तो क्या होता है, ये अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है तो हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, यानी कि स्पीड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन अ सर्कल, बट डायरेक्शन ये पहले लेफ्ट की तरफ, फिर डाउनवर्ड, फिर राइट की तरफ, फिर अपवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ स्पीड वेलोसिटी इज चेंजिंग, इसलिए क्या कहता है? वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेरिंग वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड क्या रहेगी? सेम। एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड क्या है? v स्क्वायर r। ये कांस्टेंट है, बट एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो भी हमारे पास क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं सर सेंटर की तरफ है तो कांस्टेंट नहीं है। सेंटर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है बेटा। कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई में देखोगे, ये पहले माइनस वाई है, फिर एक्स प्लस एक्स है, फिर प्लस वाई है। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन बदलती है, इस वजह से क्या आता है? वेरिंग एक्सेलरेशन। तो आंसर क्या आएगा? फोर्थ ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा, क्या कह रहा है हमारे पास? A logic circuit provide the output y as per the following truth table. The expression for y. अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं कि सर मैं हर एक को चेक करूंगा, मैं ए बी को यहां पुट करके देखूंगा, फिर यहां पुट करके देखूंगा, यहां पुट करके देखूंगा। हो सकता है आप में से काफी सारे बच्चों ने इसमें टाइम भी लगा दिया हो, पहले इसमें वैल्यू पुट करके देखी, फिर इसमें देखी, बट यहां पर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? आपको क्या दिख रहा था? 0 1 1 0 0 1 1 0, यानी कि y इज सिंपली ट्रांसपोज ऑफ b। तो b का हमारे पास नॉट गेट ये बन जाएगा। ओके, b का इनवर्स था 0 1 1 0, इसलिए आंसर क्या आना था बेटा? थर्ड ऑप्शन आनी थी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन काफी सारे बच्चों ने गलत किया है। डायरेक्शन देखने में वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। कैसे कंफ्यूज हो गए? देखिए, आर थ्रू। एक बात तो इस क्वेश्चन में ये है कि उसने हमें ये नहीं बताया कि ऑब्जर्वर कहाँ है, तो चलो ऑब्जर्वर की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसने डी टू सी ए टू बी बोल दिया। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलता तो दिक्कत हो जाती। अगर ऑब्जर्वर हम यहां रख रहे, ये मैग्नेट इस क्वाइल के पास जाएगी, जब ये क्वाइल के पास जाएगी तो लेंस लॉ कहता है ये क्वाइल इसे अपोज करेगी। अपोज करने के लिए क्या बिल्ड करेगी? साउथ। अब ये नॉर्थ क्या जा रहा है? अवे जा रहा है, तो इसको दूर जाने से रोकने के लिए यहां पर भी क्या बिल्ड होगा? साउथ। तो यहां पर क्या आएगा? नॉर्थ। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? नॉर्थ। अब अगर आप इस ऑब्जर्वर को देखें तो नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे करंट घूमता हुआ दिखाई देगा, ये ऐसे जाएगा अंदर की तरफ ऐसे निकल कर आएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बेटा, एंटी क्लॉकवाइज ये ऑब्जर्वर है तो इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए। आप देख रहे हैं जो मार्कर चल रहा है वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू बी। अब ये क्लॉकवाइज है, ऐसे क्लॉकवाइज क्या होगा, मार्कर को चलते हुए देखिए ऐसे ऐसे चलेगा इस ऑब्जर्वर को, तो ये करंट हमारे पास ऐसे आएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए टू बी एंड डी टू सी, ए टू बी एंड डी टू सी बेटा। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा? उम्मीद है पहले चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, क्या कह रहा है हमारे पास, ये कहता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। असर्शन रीजन, गौर से देखिए, असर्शन क्या कहता है हमें, द पोटेंशियल V at any axial point at a distance 2 मीटर from the center of a dipole of dipole moment। डायपोल मूवमेंट गिवन है, ध्यान से देखिए, वेक्टर तो ये दे दिया और यहां पर लिख दिया मैग्नीट्यूड, तो डायपोल मूवमेंट की मैग्नीट्यूड गिवन है। तो एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल का फॉर्मूला था के पी बाय आर स्क्वायर। इन जनरल क्या होता है, के पी डॉट आर डिवाइड बाय आर क्यू। तो बस आपको यहां इसमें वैल्यू पुट करनी थी, के की वैल्यू हमें पता है, दे भी रखी है इन्होंने, पी की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻⁶, एसआई यूनिट है कूलम मीटर, तो बिंदास पुट कर देंगे, डिस्टेंस भी मीटर में है, तो ये हमारे पास 9 इंटू 10⁻³ आ गया, तो ये क्या आ गया, 9 इंटू 10⁻³। अब सर ये प्लस माइनस क्यों लगा है, अगर आपको याद हो बेटा, तो अगर ये हमारे पास डायपोल है, शॉर्ट डायपोल को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहां पर ये इन जनरल क्या होता है, के पी डॉट आर होता है पोटेंशियल, तो अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आर वेक्टर और पी वेक्टर पैरेलल है, तो इधर पोटेंशियल क्या होता है, प्लस, और अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आर वेक्टर और पी वेक्टर क्या हो गए, ऑपोजिट, तो यहां पर क्या आता है, P डॉट आर में cos 180, cos 180 मतलब नेगेटिव, तो यहां पर पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव, इसीलिए यहां पर क्या गिवन है, देखिए प्लस माइनस गिवन है। अब कई बार देखिए यहां पर ये चीज हो सकती थी, अब बच्चों ने ये प्लस माइनस, काफी सारे बच्चों ने सोचा नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड मार्क कर दी। हो सकता है आगे चलकर ऐसी ट्रिक्स करे एनटीए कि सिर्फ लिखा होता प्लस, तब ये हमारे पास क्या हो जाता, रॉन्ग, क्योंकि एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। फॉर्मूला देखिए यहां पर गलत कर दिया, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के पी बाय आर स्क्वायर है, तो इसलिए ये हमारे पास रॉन्ग हो गया, ये करेक्ट हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए ये थ्योरेटिकल डाटाबेस क्वेश्चन आ गया है, क्या कहता है, डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, स्मॉल वैल्यू नेगेटिव, फेरोमैग्नेटिक के लिए काफी ज्यादा हाई होती है, पैरामैग्नेटिक के लिए हमारे पास स्मॉल वैल्यू होती है। तो ये तीन पता चल गया, ए के लिए सेकंड, बी के लिए थर्ड, सी के लिए फोर्थ, तो फर्स्ट हमारे पास करेक्ट आ गया। उसके बाद जो हमारे पास बचा है नॉन मैग्नेटिक, उसके लिए ससेप्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1। ये तो आपने नोट्स में लिखा ही है बेटा, क्योंकि डायमैग्नेटिक फीबली मैग्नेटाइज इन ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, तो ससेप्टेबिलिटी जो है नेगेटिव होती है बट स्मॉल वैल्यू होती है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये मैथमेटिकल था थोड़ा सा, है ना, इसमें कैलकुलेशन पार्ट करना पड़ेगा आपको। क्या है, गौर से देखेंगे, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला, क्या कह रहा है हमें, ध्यान से देखिए बेटा, अ मैग्नेटिक नीडल परफॉर्म 20 ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड्स। इसी वजह से थोड़ा सा जो पेपर है फिजिक्स का, उसको कहा गया है कि थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ काउंट होता है, क्योंकि यहां पर अब टाइम पीरियड आपको निकालना पड़ेगा। 20 ऑसिलेशन के लिए 5 सेकेंड है, तो एक ऑसिलेशन के लिए क्या आएगा, 5/20 यानी कि 1/4। कैसे,
20 ऑसिलेशंस के लिए 5 सेकेंड है, तो एक ऑसिलेशन के लिए 5/20 वही टाइम पीरियड होता है बेटा, जो एक ऑसिलेशन के लिए टाइम हो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2π√I/mb। अब यहां पर इन्होंने ज्यादा तंग नहीं किया, हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट दे दिया, वो भी ऐसे ही यूनिट में। जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो पूछी गई एक्स की वैल्यू वो, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही यूनिट में दे दिया। तो यूनिट कन्वर्जन यहां पर एक बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा है इस पेपर में। स्क्वायर कर देंगे इंटू 4π²। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है हमारे पास, 9.8 इंटू 10⁻⁻6। मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास कितनी है, x इंटू 10⁻⁻5। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, अगर मैं इसको भी डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लूं तो मेरे पास यहां पर थोड़ी सी ये चीजें फेवरेबल हो जाएंगी। अब x मुझे निकालना था, x इधर ले जाएंगे, ये 2⁻⁻7 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, इनटू ये क्या हो गया हमारे पास बेटा, आप लिख सकते हैं इसे 128π²। कुछ इस तरीके से हमारे पास बनना चाहिए बेटा, ओके। बट यहां पर देखिए थोड़ी सी कहीं कैलकुलेशन एरर हुई है, स्क्वायर यहां पर 4π², ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 9.8, मैग्नेटिक मूवमेंट ये इधर चला गया, ठीक है। यहां देखिए, ये देखिए कैलकुलेशन क्या कर रहा हूं मैंने सारा एक साथ ही मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यहां पर क्या है, 16 इंटू 4, 64 था ना, यहाँ मैं 2 से दिमाग में कैलकुलेशन कर रहा हूं और वहां 2 आगे भी लिखा हुआ है, तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, 1280π², ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा। इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द टर्न रेशियो इज दिस, द रेशियो VS/VP इज इक्वल टू, ये तो हमें पता है, जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें जो सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज है, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न। तो ये हमारे पास सिंपली क्या आएगा, 2:1। यहां आपको ध्यान देना था कि 1:2 है, बट ये NP/NS दिया है और यहाँ VS/VP पूछा है, तो बस आपको इनवर्स का ध्यान देना था। काफी सारे बच्चे फटाफट कि यार नंबर ऑफ टर्न की रेशो में ही तो होता है, 1:2 मार्क कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना था आपको, ओके। उम्मीद है आपने ये गलती नहीं की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर, देखिए ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ गया, जो आपको लीस्ट काउंट, यहां पर देखिए वर्नियर कांस्टेंट पूछ लिया। आपको क्लास में बताया जाता है लीस्ट काउंट एंड वर्नियर कांस्टेंट दोनों चीजें क्या है, सेम है। क्या कहता है, n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन आर कोइंसाइडिंग विद n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। तो 1 VSD किसके बराबर आ गया, n/n+1 MSD। तो वर्नियर कांस्टेंट किसके बराबर होता है, MSD माइनस VSD। तो ये आ गया MSD माइनस n/n+1 MSD। तो ये कितना आ गया बेटा, 1/n+1 MSD, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अब बच्चा कहता है सर ऑप्शन नहीं मिला, भाई MSD की वैल्यू भी दे दी इसने कहा 1 MSD इज 0.1 mm, तो अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.01 सेंटीमीटर है, तो 0.01 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो, 1/100 सेंटीमीटर। तो हमें किस में देना था आंसर, सेंटीमीटर में देना था। तो ये वाले क्वेश्चन में आपको यूनिट कन्वर्जन भी साथ साथ में करना पड़ेगा, एक छोटी सी यूनिट कन्वर्जन यहां पर आपको करनी पड़ेगी बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन तो काफी बार आपको क्लास में कराया जाता है, शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाती है, 3 ब्लॉक का क्वेश्चन भी होता है, स्ट्रिंग का क्वेश्चन भी होता है बीच में, तो काफी सारे क्वेश्चन आपने इसके रिलेटेड किए हैं। अगर हम डायरेक्ट देखें तो क्या करते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, 10/2 + 3 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हम इस ब्लॉक की FBD ड्रॉ करते हैं, बी ब्लॉक की। बी ब्लॉक पे सिर्फ एक ही फोर्स लगेगी, वो है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, ये दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से जा रहे थे बेटा, तो NR किसके बराबर आ जाता है, 3 × 2 6 न्यूटन, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बताई जाती है क्लास में, कि हमारे पास NR होता है टोटल फोर्स एक्टिंग
ये F डिवाइड बाय टोटल मास इनटू द मास ऑन अदर साइड। फोर्स कौन सी साइड लगी थी? लेफ्ट साइड पे। मास कौन सी साइड पे है? जिस ब्लॉक पे फोर्स देखनी है, राइट साइड पे। तो कितना है? 3। तब भी क्या आ जाएगा? 6 न्यूटन। तो आंसर क्या आ जाना था बेटा? 6 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये भी बड़ा सिंपल और इजी क्वेश्चन आया था बेटा। आपको एसएचएम की इक्वेशन लिखा है और पूछा है द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? साइन का कोफिशिएंट क्या है? एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड क्या है बेटा? टी का कोफिशिएंट क्या होता है? ओमेगा। तो टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 2 सेकेंड। तो हमारे पास यहां पर ध्यान देना था यूनिट का, ये 5 मीटर है। देखिए ट्रिक करने की कोशिश की गई है। आगे क्या लिख दिया? बच्चा कहता है एम्पलीट्यूड 5 टाइम पीरियड 2, मार्क कर दो। बट यहां यूनिट कौन देखेगा? यूनिट के साथ यहां पर ट्रिक की गई है, जो मैं पिछले क्वेश्चन में आपसे कह रहा था वहां नहीं की बट यहां कर दी। तो आंसर क्या है? सेकेंड। सभी बच्चों को पेपर में जाने से पहले यह कहा था कि बेटा अगर आपको लगे कि फर्स्ट आंसर है, फिर भी आपको बाकी ऑप्शंस चेक करनी है, जल्दबाजी में मार्क नहीं करनी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ट्रिक की गई थी एक छोटी सी। हो सकता है कुछ बच्चे इसमें फंसे हो। अगर आप भी इसमें फंसे थे तो जरूर कमेंट में टाइप करके बताएं कि आप क्वेश्चन नंबर 11 की ट्रिक में फंस गए थे। ओके, या एसएचएम के क्वेश्चन की ट्रिक में फंस गए थे। क्वेश्चन नंबर 12, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी हुज ईएमएफ इज दिस, इंटरनल रेजिस्टेंस इज दिस व्हेन कनेक्टेड टू दिस। तो बेटा सबसे पहले तो आप करंट फाइंड करेंगे केवीएल लगाकर। जो सिंपल आपको पता ही है, ई, ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, आर प्लस आर। तो ये आ जाएगा 10/1 + 4 यानी कि 2 एम्पियर। फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, करंट बैटरी से बाहर निकल रहा है बेटा, तो V क्या होता है? E माइनस आई आर। तो ये कितना है? 10 × 2 × 1। तो ये कितना आ जाएगा? 8 वोल्ट आंसर बन जाएगा बेटा। क्लियर है? इस क्वेश्चन में देखिए यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। डिफरेंट इंस्टीट्यूट की जो आंसर की है वो डिफरेंट आंसर इसका दे रही है। उसका कारण क्या है कि पहली स्टेटमेंट तो सबको पता है, ये करेक्ट है। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ये तो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में इस वर्ड की वजह से गड़बड़ हो गई। एनसीईआरटी में देखिए, मैं आपके लिए एनसीईआरटी का यहां स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है, एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। ये लाइन यहीं से सीधी उठाई गई है। अगर आप यहां पर वर्ड पे ध्यान दें तो यहां क्या है? मोस्ट, और यहां क्या है? ईच। बट यहां पर चैलेंज ये भी है, जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें यहां वर्ड ईच लिखा हुआ है। मोस्ट की जगह यहां वर्ड क्या लिखा हुआ है? ईच। ये न्यू एनसीईआरटी है, इसमें क्या लिखा हुआ है? मोस्ट। इसकी वजह से हो सकता है क्वेश्चन को चैलेंज करने पे दोनों एनसीईआरटी का रेफरेंस लगाने से कि ये ग्रेस हो जाए, बट उसके चांसेस काफी कम है। न्यू एनसीईआरटी को ही रेफरेंस माना जाएगा। तो इसको क्या किया जाएगा बेटा? इनकरेक्ट किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था इस पेपर में? थर्ड ऑप्शन। आप चेक कर लीजिएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? इफ c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फोटोन अमंग द फॉलोइंग। फोटोन की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। एनर्जी ऑफ फोटोन h म्यू, क्लियर है। स्पीड, वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज c। मोमेंटम क्या होता है? एनर्जी बाय स्पीड, ये भी करेक्ट है। इन फोटो इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ एनर्जी, बोथ टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन कंजर्व, ये हमारे पास है बेटा, ये भी क्लियर है। फोटोन पोजेस पॉजिटिव चार्ज, ये गलत है। फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये कोई डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पोजेस नहीं करते। तो पहली 4 जो पॉइंट है वो करेक्ट है। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए था? सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आ जाना चाहिए था बेटा। अगर थर्ड किसी बच्चे को इसमें फोर्थ में एक कंफ्यूजन थी, बट पहले 3 तो कंफर्म थे, पहले 3 ABC सिर्फ इसी में है, तब भी वो इस आंसर के साथ जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 15, यहां पर देखिए, यहां पर कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। 1/λ रेडबर्ग कांस्टेंट हाइड्रोजन के लिए है तो Z² लगाने की जरूरत नहीं है।
इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके सॉल्व करने की कोशिश की, बट करना ही नहीं था बेटा। अगर आप देखें सबका ये 2 सेम है ना, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके लिए होगी, 6:2 के लिए। अगर इसकी एनर्जी मैक्सिमम है, मैक्सिमम एनर्जी, तो वेवलेंथ क्या होगा बेटा, मिनिमम। तो अब इन चारों में से एक एक ऑप्शन के लिए एक एक होगा, सबकी एनर्जी अलग अलग है तो सबकी वेवलेंथ भी अलग अलग होगी। तो मिनिमम वेवलेंथ क्या है, ये, तो ये किसके साथ चला गया, डी के साथ। अब नेक्स्ट एनर्जी किसकी है, सी की, तो ये किसके साथ चला गया, सी। नेक्स्ट एनर्जी किसकी है, बी की, तो ये किसके साथ चला गया, बी। मैक्सिमम एनर्जी किसकी है, सॉरी मिनिमम एनर्जी किसकी है, 3:2, तो मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, ये थर्ड वाली, तो ये ए आ गया। बस इसी तरीके से आप इसे कर लेते बेटा, तो आपका ये क्वेश्चन बन जाता, हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ए का थर्ड है, बी का 4 है, ए का थर्ड, बी का 4 इसी ऑप्शन में आ रहा है, काम खत्म हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, a tightly wound 100 turn coil of radius 10 centimeter carries a current of 7 ampere. Magnitude of magnetic field, ये तो सिंपल फॉर्मूला था म्यू नॉट बाय 2 एन आई बाय आर। यहां पर 2 पाई इंटू 10⁻⁻7, सेंटर ऑफ कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बेटा। नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, करंट कितना है 7, रेडियस कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर, यही बनेगा हमारे पास। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे पास 0 एक कट गया और यहां पर ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ हो गया, ये -4 बच गया और ये बच गया 14 पाई। 14 इंटू पाई तो 42 से थोड़ा सा बड़ा होगा। ऑप्शन को देखें तो सब जगह क्या है 44, तो मैंने इसको 44 लिख लिया बेटा। ये टेस्ला है, एक पावर कम कर दीजिए 4.4 इंटू -3 टेस्ला, तो 4.4 मिली टेस्ला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 गौर से देखिए बेटा, ये पहले भी नीट में काफी बार आया है इस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ये जब हमारे पास नैंड एंड नॉर गेट के दोनों इनपुट जोड़ दिए जाते हैं तो ये क्या बन जाता है बेटा, नॉट गेट बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा ए बार, ये भी क्या बन जाता है नॉट गेट, तो ये क्या बन गया बी बार। अब ये है नॉर गेट तो ए बार प्लस बी बार, और गेट इसके ऊपर क्या लगा दी बार, क्योंकि ये हमारे पास दोनों इनपुट अलग अलग हैं तो ये नॉर गेट है। अब बुलियन अलजेब्रा लगाएंगे तो क्या आएगा ए डबल बार डॉट बी डबल बार, तो ये क्या हो गया ए डॉट बी। तो क्या बन गया बेटा, ये एक एंड गेट बन चुका है। क्या बन गया है, एंड गेट बन गया है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी काफी सारे बच्चों ने गलतियां की हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से इस पेपर को मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में रखा गया कि एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है बेटा L है और रेजिस्टेंस कितनी है 100 ओम। अगर आप इसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स में, तो जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि कट करने से एरिया सेम रहा, मटेरियल सेम रहा, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो हर एक पार्ट की रेजिस्टेंस क्या हो गई 100/10 होगी, तो 10 ओम हो गई ईच पार्ट रेजिस्टेंस। फर्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, पहले 5 पार्ट को सीरीज में लगा दिया, पहले 5 पार्ट को किस में लगा दिया बेटा सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कितना हो गया, एक की 10 थी, 5 की कितनी हो गई 50। फिर नेक्स्ट 5 पार्ट को पैरेलल में लगा दिया। अगर नेक्स्ट 5 पार्ट्स को पैरेलल में लगा दिया बेटा, नेक्स्ट 5 पार्ट्स को पैरेलल में लगा दिया तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा पैरेलल में, ये हो जाएगा 10/5, क्योंकि हर एक की कितनी थी 10 ओम, हर एक पार्ट की कितनी थी 10, तो 5 से डिवाइड कर दिया 2 ओम, तो इक्विवेलेंट। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन को हमने सीरीज में लगा दिया, तो ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन और ये हमारे पास पैरेलल, तो ये कितना था 50, ये कितना है 2, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 52 ओम। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, अब 19 क्वेश्चन, वैसे तो जो रेडियो एक्टिविटी है वो सिलेबस से कट गया था और फिर भी कुछ जगह पर, काफी जगह पर ये लिखा हुआ था कि अल्फा बीटा डीके कट गया है, बट यहां देखिए अल्फा बीटा डीके का एक क्वेश्चन
आ गया है। अक्सर बच्चों को ये सजेस्ट किया गया था कि बेटा हाफ लाइफ और एक्टिविटी छोड़ दीजिए, अल्फा बीटा डीके कर लीजिए, और देखिए इन्होंने एक क्वेश्चन डाल भी दिया है। अब ये ग्रेस भी नहीं करेगा एनटीए। तो कैसे था ये, जब हमने अल्फा चेंज किया बेटा तो 286 ए, क्योंकि अल्फा क्या होता है 2 4, तो मास नंबर कितने से कम हो गया 4 से, और एटॉमिक नंबर कितने से कम हो गया 2 से बेटा, तो 286। अब देखें बाकी क्या है ई बीटा ई, तो यानी कि मास नंबर तो कहीं और फिर से चेंज नहीं होगा, तो 286 वाली दो ऑप्शंस है, अभी आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब आपने ई पॉजिटिव एमिट कर दिया तो मास नंबर एक और कम, एटॉमिक नंबर एक और कम हो गया। फिर आपने बीटा नेगेटिव एमिट कर दिया तो ये फिर से बढ़ गया। फिर आपने ई नेगेटिव एमिट कर दिया, ये फिर से बढ़ जाएगा बेटा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये ईटा ई नेगेटिव और बीटा नेगेटिव ये हमारे पास सेम होने चाहिए थे बेटा। क्या होने चाहिए थे, सेम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4, क्योंकि ये भी पॉजिट्रॉन ये भी पॉजिट्रॉन ही आना चाहिए था। ठीक है, ये कैसे लिखते हैं ये बताऊं क्या, अगर हम y से देखें, मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूं, y 80, ये 286, z, यहां पर जो ये इमिशन है ये आपको इधर लिखनी थी, और जब हम बीटा डीके लिखते हैं तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि इसको आप प्लस साइन को नीचे लिखो 0, तो यहां पर थोड़ा सा आसान हो जाता है कि ये हमारे पास कितना बचेगा, मान लो ये x है, ऊपर तो ये सेम रहेगा, तो अगर कंजर्वेशन लगाएंगे तो 80x प्लस इधर क्या है 1, तो x कितना आएगा 79, इसलिए यहां पर क्या आया है 79। ऐसे जब बीटा नेगेटिव करेंगे तो यहां आपको बीटा नेगेटिव लिखना था, तो 80 माइनस 1 79, अब 80 है, फिर आगे जब यहां लिखेंगे बीटा नेगेटिव तो 81 माइनस 1 तो 80 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ अ स्टील वायर of 1 meter length in elastic limit of steel if the elastic limit of steel, यहां पर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए बेटा, विद इन इलास्टिक लिमिट हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इलास्टिक लिमिट जो यील्ड पॉइंट होता है उसे क्या लिखा जाता है, इलास्टिक लिमिट ही तो लिखा जाता है। ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है इसे क्या कहा जाता है, यील्ड पॉइंट या फिर इलास्टिक लिमिट, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या होती है, स्ट्रेन। जब ये मैक्सिमम तो स्ट्रेन भी क्या है मैक्सिमम, और इसने क्या पूछा है मैक्सिमम इलोंगेशन, तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन को लिख लिया डेल्टा एल अपॉन एल, स्ट्रेस कितनी दी हुई है मैक्सिमम 8 × 10⁸, और यंग्स मॉडुलस कितना दिया है 2 × 10⁻11, तो 4 × 10⁻³ लेंथ कितनी थी बेटा 1, तो मैक्सिमम इलोंगेशन कितनी आई है 4 mm, क्या आई है बेटा 4 mm हमारे पास आ गई है। ओके, तो उम्मीद है आपको सभी जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट रहे किसी क्वेश्चन में तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें बेटा। इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट, तो क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक जब हमने रिप्लेस कर दिया व्हाइट लाइट से बेटा, तो सभी लाइट का यहां पर सेंटर पे क्या बनता है मैक्सिमा, तो सभी लाइट का मैक्सिमा बनता है तो वो क्या होगा व्हाइट, बट फर्दर जो फ्रिंज विड्थ है वो किस पे डिपेंड करती है वेवलेंथ पे, तो इसके बाद जो हमारे पास मिनिमाज और मैक्सिमाज बनेंगे वो हमारे पास सभी कलर के लिए क्या होगा अलग अलग, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी फ्रिंज विड्थ सबसे ज्यादा, तो अगर आप देखें तो रेड कलर का जो मिनिमा है वो सबसे दूर होगा, और जो वायलेट कलर है उसका मिनिमा सबसे पास होगा क्योंकि उसकी फ्रिंज विड्थ कम होगी, तो इसलिए इसके बाद हमें क्या दिखाई देंगी कलर फ्रिंजेस दिखाई देंगी, बट सेंटर पे सबका पार्ट डिफरेंस 0 है तो वो क्या दिखाई देता है व्हाइट, तो क्या आएगा बेटा देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारे पास इनकरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, बट आंसर आएगा इसका, तो ग्रेस नहीं होगा। क्वेश्चन कैसे इनकरेक्ट है, इसने कह दिया एट एनी इंस्टेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय दिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स,
जब हमारे पास फोर्स क्या है, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए था, बट इन्होंने टी के प्रोपोर्शनल दे दिया। क्यों? अगर ये डिस्प्लेसमेंट आपने 2t - 1 लिखा तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी बेटा, ds/dt 2 आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0, तो फोर्स तो 0 आनी चाहिए। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो फोर्स 0 आनी चाहिए थी, फोर्स 0 आनी चाहिए थी तो पावर 0 आनी चाहिए थी, बट वैसा कोई ऑप्शन दिया नहीं। तो इसको जिन बच्चों ने ज्यादा दिमाग लगाया, जिन्होंने ये कंसेप्चुअली किया, तो वो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हुए, बट जिन्होंने कहा कि यार क्योंकि पहले भी एनटीए ऐसे क्वेश्चन दे चुका है जो पिछले कुछ सालों में, तो ज्यादा दिमाग ना लगा के जो दिया है उसी को अगर हम सॉल्व कर दें, तो ये 5 न्यूटन है। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो आंसर आ जाता है 10 वॉट। तो क्या आ जाता है बेटा, 10 वॉट आंसर इसका आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 अगर हम देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी आइडेंटिफाइंग द करेक्ट सोलर सेल IV कैरेक्टरिस्टिक्स लाई इन द 4th क्वाड्रेंट। आप सबको याद होगा ये ऐसे वाला ग्राफ हमारे पास सोलर सेल के लिए होता है। ओके, तो 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है, बिल्कुल सही। इन द रिवर्स बायस PN जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड इन दिस, ये भी करेक्ट है। एंड इज ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर, ये गलत हो गया बेटा। रिवर्स बायस में करंट माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होता है, इस मेजोरिटी की वजह से गलत हो गया। ये हमारे पास पॉइंट ठीक था। तो क्या आना चाहिए हमारे पास यहां पर इसका आंसर, इसका आंसर आना चाहिए बेटा A इज करेक्ट, B इज इनकरेक्ट। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या कहता है, टू बॉडीज A एंड B ऑफ सेम मास है, undergo completely inelastic one-dimensional collision. The A moves with the velocity v1 while B at rest. दोनों का मास सेम है। बिफोर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, क्या कौन सी कोलिजन है, परफेक्ट, कंप्लीटली इनइलास्टिक, कंप्लीटली इनइलास्टिक दोनों स्टिक करेंगी, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो क्या आएगा, mv1 + 0 2mv2। तो हमारे पास v2 क्या आ जाएगा बेटा, सॉरी v1 क्या आ जाएगा 2v2, v1 क्या आ जाएगा 2v2। हमसे पूछा है v1/v2, तो ये क्या आएगा 2:1, तो ये क्या आएगा बेटा 2:1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बेटा, ये भी काफी सारे बच्चों को इस क्वेश्चन ने तंग किया है, काफी सारे बच्चे इसे नहीं सॉल्व कर पाए, बट ऐसे क्वेश्चन आपने TIR में क्लास में किए हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर होती है उसके अंदर भी किए हैं। यहां पर मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है बेटा। ज्यादातर बच्चों ने कहा कि सर इट ट्रेवल थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू इट्स बेस, तो ये तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होनी चाहिए। नहीं बेटा, वो तब होती है जब ये प्रिज्म क्या हो, इक्विलेटरल हो या आइसोसेल्स हो। जब ये प्रिज्म की ये दोनों साइड बराबर होती तब मिनिमम डेविएशन में ये पैरेलल होती है, हमेशा मिनिमम डेविएशन में पैरेलल नहीं होती। और दूसरी कंडीशन क्या होती है मिनिमम डेविएशन की, I = E, बट यहां तो E क्या है 90 और I क्या है 30, तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन तो यहां पर नहीं है। A की वैल्यू क्या है 90। तो अब अगर हम देखें R1 + R2 किसके बराबर है 90 डिग्री, क्योंकि एंगल A क्या है 90, इक्वेशन नंबर 1। फिर यहां पर अगर आप देखें इस पॉइंट पे देखें, इसको नाम रख लेते हैं N पॉइंट रख लेते हैं। तो एट N अगर आप देखेंगे म्यू साइन R2 = 1 × साइन 90, तो म्यू साइन R2 किसके बराबर आ गया 1, तो साइन R2 किसके बराबर आ गया बेटा 1/μ। और वैसे भी आपको पता है कि R2 θc की तरह काम करेगा, तो वो भी लिख सकते थे। फिर आप देखें एट P पे अगर आप देखेंगे तो क्या होगा बेटा 1 × साइन 30 = म्यू × साइन R1। अब ये 1/2 ये म्यू है और ये क्या बन जाएगा साइन 90 - R2। यहां से R1 को क्या लिख सकते हैं साइन 90, तो ये बन गया 1/2 म्यू cos R2। एक ये इक्वेशन है, एक यहां से म्यू साइन R2 = 1।
दो इक्वेशन है, इसको आप जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो यहां से बन जाएगा tan r2, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो म्यू से म्यू कट जाएगा और ये बन जाएगा 2। तो tan r2 अगर 2 है तो ये 2, ये 1, ये √5, ये r2, तो किसी में भी एक में पुट कर दीजिए। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं म्यू sin r2 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5/2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसे मैथमेटिकली ऐसे भी कर सकते हैं, 1/2 म्यू √1 माइनस साइन स्क्वायर r2। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से करेंगे आंसर क्या आएगा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगी बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, अब ये भी देखिए ग्राफ का क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। काफी सारे बच्चे इसमें, काफी सारे टेस्ट में आपको इस तरीके के ग्राफ दिए जाते हैं, बच्चा गलती कर देता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल h/mv, mv को आप लिख सकते हैं √2me इज द काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से लैम्डा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/e। तो अब अगर हम देखें तो 1/λ स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू e आ गया इनवर्स करने पे। लैम्डा स्क्वायर किस तरफ है, y एक्सिस पे। यहां e और लैम्डा में ग्राफ नहीं है, ये वाला ग्राफ किस में आता, e वर्सेस लैम्डा में ये ग्राफ आता, e वर्सेस लैम्डा में। बट e वर्सेस 1/λ स्क्वायर, ये y है, e क्या है, x एक्सिस, तो क्या ग्राफ आएगा, y इज प्रोपोर्शनल टू x, तो क्या ग्राफ आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। यहां पर, यहां काफी बच्चे इसमें गलती करते हैं। इसमें देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशंस एज ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की तो कोई डायमेंशंस ही नहीं होती, ये डायमेंशनलेस है, तो स्ट्रेन की भी नहीं होती, डेल्टा L/L, एंगल की भी नहीं होती, तो यही आंसर आ जाएगा। स्ट्रेस की होती है, स्ट्रेन की नहीं होती, आर्क लेंथ की होती है, ये आर्क से क्या मतलब है, आर्क लेंथ। एंगुलर स्पीड की होती है बेटा, डायमेंशंस पर सेकंड होता है, T−1, स्ट्रेस की भी होती है। तो हमारे पास क्या बच गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर हमारे पास आता है, एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक द ग्लास सरफेस एट ब्रूस्टर्स एंगल। ब्रूस्टर्स लॉ ऑफ पोलराइजेशन कहता है कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो हमारे पास क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड, और ये हमारे पास क्या होती है, पार्शली पोलराइज्ड, और ये क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड। तो बोथ, इफ द रिफ्लेक्टेड गलत हो गया, रिफ्लेक्टेड गलत हो गया, रिफ्लेक्टेड विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड बट रिफ्लेक्टेड पार्शली पोलराइज्ड। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका वो ठीक होना चाहिए था बेटा। क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन। आपके पेपर में बेटा ऑप्शंस भी शफल्ड है, क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी शफल्ड है, तो ऑप्शन देखकर मिलाइएगा कि कौन सी है। ओके, सिर्फ नंबर मत चेक करिएगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू रॉड इज दिस। अब देखिए ये किसमें दिया है, CGS, ये भी किसमें, CGS, और लेंथ भी किसमें, CGS। तो इसमें हमें कोई भी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो कितना आएगा ये, 2400, 1/12, मास कितना है, 400 L²। अब अगर आप देखें तो ये कितना आ गया बेटा, 6, तो L² आ गया 72। यहां पर देखिए बच्चों को फंसाने के लिए 72 ऑप्शन दी गई है, और किसी किसी सेट में तो 72 फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चा ध्यान ही नहीं देता, ये L² है, तो L क्या आएगा, √72, यानी कि इट लाइज बिटवीन 8 एंड 9। तो 8 एंड 9 के बीच में कौन सी ऑप्शन है, फर्स्ट। तो ये आंसर आना था। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 72 मार्क करके आए हैं, उन्होंने चेक ही नहीं किया ये L² है, देखा 72, जय माता दी, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, अ फ्लैट सर्कुलर डिस्क। ये भी एक वैसा क्वेश्चन है जिसकी वजह से पेपर को मॉडरेट टू टफ कहा गया है। एक फ्लैट सर्कुलर डिस्क लिक्विड सरफेस के ऊपर पड़ी है बेटा। अगर लिक्विड सरफेस के ऊपर पड़ी है, क्लास में ऐसे हमने 3-4 क्वेश्चन किए हैं, ब्लॉक का भी किया है, शीट का भी किया है। इसको उठाने के लिए जो एक्सेस फोर्स चाहिए, उसमें हमने जो क्लास में लिखा था उसमें क्या लिखा था, एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड, यहां लिख दिया एक्सेस फोर्स। तो ये वो कितनी होती है, सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आती है, सरफेस टेंशन इनटू द लेंथ इन कॉन्टैक्ट। सरफेस टेंशन कितनी है, 0.07,
2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4.7 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर के लिए। अब अगर आप देखें तो ये बच गया -2, ये बच गया 44 इंटू 4.5 इंटू 10⁻⁻4, ये बच रहा है बेटा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 18 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ऑप्शन देखें तो 19.8 हमारे पास 98 के आसपास ये बन जाना चाहिए था। 4 से मल्टीप्लाई करिए, 0.5 से करिए तो 98 के आसपास ये बन जाएगा, जो एग्जैक्ट 98 आ रहा होगा। ठीक है, वो मल्टीप्लाई करने पे पता चल जाएगा। मैंने तो इसको ऐसे किया, 4.5 इंटू 4 कर लिया तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, उससे थोड़ा सा ज्यादा तो 19 पॉइंट समथिंग, क्योंकि ये 40 था तो हमने 198 कर लिया, तो ये क्या बनेगा 19.8 मिली न्यूटन, क्योंकि ये क्या था न्यूटन। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है। यहां देखिए इसमें भी फंसाने की पूरी कोशिश की गई है, 19.8, 1.98, 198, तो हो सकता है कुछ बच्चों ने इसमें भी गलती की हो। ओके, इसको देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, थर्मोडायनामिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल दिस वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये पढ़ा ही नहीं, अलोंग द पाथ। उन्होंने पूछा वर्क डन बाय द गैस, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, एरिया अंडर दी कर्व निकाल दो, जय माता दी, फटाफट आंसर कर दो, तो वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसने पूछा अलोंग द पाथ, अलोंग द पाथ, बी सी पाथ इज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक पाथ है तो वर्क डन क्या आना था, 0 आना था। यहां पर कुछ बच्चे पूरे लूप का वर्क डन एरिया निकाल के आ गए, क्योंकि वो नेट वर्क डन साइकिल का निकाल दिया उन्होंने। इसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बेटा हमें, व्हील ऑफ अ बुलक कार्ट इज रोलिंग ऑन अ लेवल रोड, रोलिंग बेटा लेवल रोड पे लीनियर स्पीड v, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज, p पे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है मैक्सिमम, v प्लस ओमेगा 2v के बराबर, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है v माइनस ओमेगा 0 मिनिमम, और ये क्या होती है मैक्सिमम स्पीड। तो P पॉइंट मूव स्लोअर, गलत हो गया, मूव्स फास्टर देन Q, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा सेकेंड ऑप्शन। फिर आ गया देखिए ग्रेविटेशन का, मास ऑफ प्लेनेट डायमीटर इज दिस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था, Gm/r। अगर हम प्लेनेट पे देखें तो उसका मास क्या है 1/10, रेडियस क्या है बेटा हाफ। अगर डायमीटर हाफ है तो रेडियस भी क्या होता है, हाफ होता है। तो यहां स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये कितना आ गया 4/10 Gm/r²। और ये क्या था, जो अर्थ पे ग्रेविटी थी वो कितनी थी 9.8। तो ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 32 39.2/10 तो 3.92 हमारे पास आंसर बन जाना चाहिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 34, अरे ये तो आप सबका फेवरेट है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज 2222, ये कट गया तो क्या बच गया हमारे पास, ऊपर 221 और नीचे 221 और पैरेलल में फिर से 2, तो ये क्या आ जाएगा 1। ये तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है सभी बच्चों का ठीक होगा जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है इस बार। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, द थिन स्फेरिकल शेल इज चार्ज्ड बाय सम सोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट C एंड P, C सेंटर P सरफेस। शेल के अंदर वाले पॉइंट पे कितना होता है पोटेंशियल, सरफेस के बराबर। शेल के अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है बेटा, सरफेस के बराबर होता है। तो इसलिए सेंटर पे और सरफेस पे पोटेंशियल क्या है, बराबर है, तो डिफरेंस किसके बराबर आएगा बेटा, 0 के बराबर आएगा। इस बार तो एनटीए ने कमाल कर दिया, 2 क्वेश्चन 0 वाले दिए और दोनों का आंसर क्या था, 0 आ रहा था। ओके, तो ये था बेटा सेक्शन ए। आपका चाहे कोई भी पेपर हो उसमें सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन सेम होंगे, ऑप्शंस एंड क्वेश्चन नंबर जो है वो शफल्ड है, इसलिए आप सभी क्वेश्चन का जो हमने सॉल्यूशन दिया है उसमें ऑप्शन ना मैच करें, ये मैच करें कि क्या आंसर है। आपके क्वेश्चन में ऑप्शन अलग हो सकती है, जैसे मैंने 4 मार्क किया तो हो सकता है आपके पेपर में ये फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो। ओके, अब देखते हैं सेक्शन बी के वो 15 क्वेश्चन जिसमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन करने होते हैं। और इस बार ये सेक्शन बी उतना ज्यादा लेंथी नहीं बनाया गया था,
पहले कुछ पेपर्स में काफी लेंथी था, बच्चे इसमें से 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते थे, बट इस बार इतना लेंथी नहीं था, तो जिसकी कमांड अच्छी है उसने आराम से इसके 10 क्वेश्चन कर लिए होंगे। जैसे अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दे दिया बेटा, तो ये वाली इंक्लाइंड लाइन है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट। यहां एक्सेलरेशन स्लोप जीरो है, यहां एक्सेलरेशन क्या आएगा, स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन, फिर नेगेटिव, और बीच में क्या है, जीरो। तो आंसर क्या आना चाहिए था, थर्ड ऑप्शन। इसको ध्यान से देखिए बेटा, मास ऑफ द बॉब इन सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स ओरिजिनल एंड लेंथ ऑफ द मेड इज हाफ। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड ही नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, इफेक्टिव लेंथ पे। देन द न्यू टाइम पीरियड, तो जो लेंथ है वो कितनी कर दी बेटा, हाफ कर दी, तो ये क्या आ गया, t/√2 आ गया। बट इसने कहा द न्यू टाइम पीरियड इज x/2 टाइम्स द ओरिजिनल, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं √2/2 टाइम्स। तो नीचे हमें क्या करना था, यहाँ 2 बनाना था, तो ऊपर x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, √2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई। देखिए ये भी जो आपको क्लास में सिखाया जाता है बहुत सारे टेस्ट पेपर में, कि कई बार हमारा आंसर आ जाता है बट हमें ऑप्शन के हिसाब से चीजों को सिलेक्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 38, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो काफी सारे बच्चों ने फर्स्ट टाइम में इसे लीव किया, आगे बढ़ गए कि और क्वेश्चन देखते हैं। पीक करंट पूछा है, तो पीक करंट किसके बराबर होता है, सप्लाई की पीक और एक्सी। एक्सी क्या होता है बेटा, 1/ωc, तो यहां आ जाएगा E0 ओमेगा इंटू सी। E0 क्या होगा, ये कौन सी वैल्यू होती है बेटा, RMS वैल्यू होती है, तो ये आएगा 210 इंटू √2। ओमेगा होता है 2πf, f कितना है, फ्रीक्वेंसी 50, कैपेसिटेंस कितनी है हमारे पास, 10 माइक्रो फेरेड। पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए कहा गया है, वो हम कंसीडर कर लेंगे। पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू 50 100,000, तो ये पावर क्या बच गई, 10⁻³ यहां पाई, यहां क्या है 210 इंटू √2, यहां पर भी मैं इसको 2.1, इसको 1.4 और इसको 22/7 लिख लेता हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन को एडजस्ट करने के लिए। मैंने ये पावर्स दो इसको दे दी बेटा, ठीक है, -2 पावर, तो ये बच गया। अगर हम देखें तो ये 0.2 है, ये 4.2 है, और नहीं सॉरी ये 0.42 है, और ये 22 है, और इंटू 10⁻⁻1 है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये 0.4 को अगर करते हैं तो ये आएगा 8.8, उससे थोड़ा सा बड़ा, तो ये हमारे पास 9 के आसपास आ जाना चाहिए बेटा, ठीक है, इंटू 10⁻⁻1, तो ये 0.9 आएगा। आप समझे, अगर मैं 22 को 0.4 से करता तो ये 8.8 आता, तो ये भी है यहां पर, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया 9, और साथ में क्या था 0.1, तो 0.9 के आसपास इसका आंसर आ जाना चाहिए था, तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगी। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी, ऑप्शन दूर दूर है, तो आप इतनी को अप्रोक्सीमेशन इसमें इजिली लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, गौर से देखिए बेटा क्या कह रहा है, ये हमारे पास टीवी कर्व है चार्ल्स लॉ में, कंपेयर्ड विद दोज ऑफ चार्ल्स लॉ। अगर आप ध्यान से देखें, चार्ल्स लॉ कहता है प्रेशर इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यहां V/T जो होता है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर अगर मैं इक्वेशन देखूं तो क्या होती है, PV/NR/T होती है बेटा, तो V/T NR/P है, बट मुझे क्या चाहिए T/V, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू P/NR, इक्वल टू भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो देगा बेटा, हमें स्लोप ऑफ टीवी कर्व, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, P के। क्यों, यहां पर ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो dV इज प्रोपोर्शनल टू dt, तो dt/dV इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, समझ रहे, क्योंकि यहां प्रेशर क्या था, कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो बाहर आ जाएगा, तो dt/dV क्या हो जाएगा, P। आप इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, P dV इज इक्वल टू NR dt।
तो जैसे आप चाहें वैसे आप इस रिलेशन को बिल्ड कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली बात थी स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू पी। जो स्लोप है वो पी के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जिसकी स्लोप ज्यादा वो हमारे पास प्रेशर ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसकी है? P1 की, फिर P2, P3। तो P1 सबसे बड़ा आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। P1 सबसे बड़ा आएगा बेटा। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, एन आयरन बार ऑफ लेंथ L। यहां पर भी कुछ बच्चों को इसने तंग किया है क्वेश्चन को। एन आयरन बार ऑफ लेंथ L हैज मैग्नेटिक मोमेंट M, इट इज बेंट एट द मिडल। एक आयरन बार है जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट M है। मान लो ये साउथ है इसका, ये नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट साउथ टू नॉर्थ होती है। क्लियर है? एट द मिडल ये हमने बेंड कर दी, मिडल पे हमने इसको क्या कर दिया बेटा? बेंड कर दिया। मिडल पे हमने इसको क्या कर दिया? बेंड कर दिया, सच दैट बोथ पार्ट आर मेकिंग एंगल 60 डिग्री। अब ये लेंथ आधी है, ये साउथ था, ये नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट तो ऐसी रहेगी बेटा। तो ये लेंथ आधी है, तो ये m/2, ये m/2। तो अब अगर मुझे वेक्टर सम देखना है, इसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट देखनी है, तो हमें वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। और वो कैसे लेते हैं बेटा? ध्यान से देखिए, ये बन गया m/2, ये बन गया m/2। बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। बीच में एंगल कितना है बेटा? 60 डिग्री। ये बात समझ में आई? अब रिजल्टेंट देखना है, तो रिजल्टेंट नेट हमारे पास क्या होता है जब दोनों बराबर हो? 2m/2 cos θ/2। अब यहां पर जो थीटा लेना है बेटा वो कौन सा लेते हैं? व्हेन वेक्टर्स ज्वाइंड टेल टू टेल और हेड टू हेड। तो आपको इसको आगे खिसकाना पड़ेगा, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या आएगा? 120। तो ये बच गया m cos 120/2। cos 60 क्या है? m/2। तो आंसर क्या आना था इसका? m/2 आना था बेटा। क्लियर है? यह इस क्वेश्चन में भी हो सकता है, अगर किसी ने अटेम्प्ट किया हो तो कहीं यहां पर √3 का फैक्टर लगा दिया हो, बट वैसी कोई ऑप्शन दी नहीं थी। अगर ये देते √3/2 तो हो सकता था कि कुछ बच्चे √3/2 मार्क कर देते। क्वेश्चन नंबर 41, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ एंड रेडियस r इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एल्टीट्यूड 2r। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है बेटा? हाइट 2r है, तो इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा ऑर्बिट का? 3r। अब यहां से अगर आप कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं तो इसकी एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। हमसे क्या पूछिए? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सरफेस पे? -gmm/r। और जिस ऑर्बिट में जाके घूमेगा उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? -gmm/2r। स्मॉल r कितना होगा? 3r। स्मॉल r कितना होगा? 3r बेटा। 2r + r, ये h है वो r। तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? इसको उधर ले जाइए बेटा। ये 6r है, ये प्लस होगा तो gmm/r आ जाएगा। -1/6 + 1, तो ये क्या आएगा? 5/6 gmm/r। यहां पर क्या है? टोटल एनर्जी, जिस ऑर्बिट में ये सेट होगा उसकी टोटल एनर्जी। और ये सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपने दी है, तो ये सरफेस पे टोटल एनर्जी और ये फाइनल टोटल एनर्जी बेटा। क्लियर है? तो क्या आंसर बनेगा बेटा इसका? फर्स्ट ऑप्शन। इस पेपर के हिसाब से 5/6 फर्स्ट ऑप्शन है, आपके पेपर में कुछ और हो सकती है बेटा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी थ्रू अ रजिस्टर। हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज किया है बैटरी से लगाकर एक रजिस्टर के थ्रू। ओके, द इफ आई इज द करंट इन द सर्किट, देन इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में जो गैप है उसमें फ्लक्स की वजह से, चेंज इन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट करंट आता है बेटा। देयर इज नो करंट, नो। जब तक यहां पर करंट होगा ये जो कैपेसिटर है बेटा ये चार्ज होता जाएगा, चार्ज बढ़ेगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा और उसी की वजह से अंदर वाले करंट को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो कंडक्शन करंट यानी कि आई के बराबर होती है।
इक्वल टू आई फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सही। तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या आएगा, करेक्ट। बाकियों में क्या क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन गलत हो गया, ऑफ ग्रेटर में देन गलत हो गया। इसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट की कंडक्शन करंट के बराबर ही होती है। द प्रॉपर्टी विच इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती, ये ट्रांसवर्स होती है, यस। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में बराबर होती है, यस। स्पीड का फॉर्मूला 1/√μ0 होता है, यस, ये भी करेक्ट है। ओरिजिनेट फ्रॉम द चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, गलत हो गया। ओरिजिनेट फ्रॉम द चार्ज मूविंग विद द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के साथ जो चार्ज जा रहा होता है उससे होती है, यूनिफॉर्म स्पीड वाले से नहीं। यूनिफॉर्म स्पीड वाले से हो सकती है, मे भी हो सकता था, अगर यूनिफॉर्म स्पीड सर्कुलर में होता तो उसका एक्सेलरेशन आ जाता बेटा, तो हो सकता था। मे ओरिजिनेट, यहां क्या आता, अगर मे ओरिजिनेट तो ये भी करेक्ट हो जाता, बट ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन बेटा। क्वेश्चन नंबर 44, अ मेटेलिक बार ऑफ यंग्स मॉडुलस दिस, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन दिस, लेंथ एरिया दिया है, हीटेड फ्रॉम दिस विदाउट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन नहीं होने दी तो इसमें स्ट्रेस जनरेट होगी बेटा। जब हम एक्सपैंड नहीं होने देते बट टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इसने पूछा है फोर्स कितनी जनरेट होगी, तो फोर्स हो जाएगी स्ट्रेस इनटू एरिया। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, यंग्स मॉडुलस है 0.5 10 की पावर 11, अल्फा कितना है 10 की पावर -5, टेम्परेचर कितना बढ़ाया है 100, एरिया कितना है -3, तो ये कितना आ जाएगा 8, और ये कितना था 13, तो 5 बेटा। 0.5 इंटू 10⁵5, 50 इंटू 10⁵3 आप इसे कह सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आंसर आएगा बेटा, ओके। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी बच्चों ने इसमें गलती की, वो पहचान नहीं पाए कि उसको क्वेश्चन में क्या दे रखा है। चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव ब्रिज बैलेंस, जो कर सकता है ब्रिज बैलेंस। तो पहले अगर आप ध्यान से देखें फर्स्ट ऑप्शन में ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है, और ये इसका P है, ये N है। N किसके साथ जुड़ा है, नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस है। तो यहां पर आप रेजिस्टेंस क्या लिख सकते हो, 5 प्लस फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, तो यानी कि ये 10 ये 10 ये 15। अगर ये फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस 10 हो गई, अगर ऐसा डायोड लगाया होगा कि ये 10 हो, तो ये 15-15 ब्रिज बैलेंस हो सकता है, तो ये हो सकता है। बाकी ऑप्शन चेक करते हैं, इसको देखें, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, ये Pn, ये क्या हो गया बेटा, रिवर्स बायस। गौर से देखना है, अगर ये रिवर्स बायस है तो ये ओपन सर्किट हो गया। अगर ये ओपन सर्किट हो गया तो इसमें से जो करंट आएगा वो इसमें से जाएगा ही जाएगा, तो ब्रिज कैन नॉट बी बैलेंस्ड। अगर ये ओपन हो गया तो इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, तो करंट इसमें से जाएगा ही, तो ब्रिज कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता। इसको देखें बेटा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये Pn ये क्या हो गया, रिवर्स बायस, सॉरी ये क्या हो गया बेटा, फॉरवर्ड बायस। अब ये फॉरवर्ड बायस तो है, तो यहां पर क्या बनेगा देखिए, अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो Rb, और ये वाली रेजिस्टेंस कितनी है बेटा 5 ओम। अब ये Rb कितना भी हो सकता है, हमें नहीं पता ना, एनी वैल्यू 5 10 15 20, बट हमें ये पता है कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो दोनों से छोटी होगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होती है वो दोनों से छोटी होगी, तो ये रेजिस्टेंस हमेशा 5 ओम से छोटी होगी, इनका इक्विवेलेंट हमेशा 5 ओम से छोटा होगा, तो ये बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि इधर 15 है और इधर रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 5 ओम, तो इस वजह से ये बैलेंस नहीं हो सकता, तो ये भी हट गया। समझे कितना जबरदस्त क्वेश्चन आप सोच सकते हैं, क्या क्या चीजें सोचनी है। यहां पर अगर आप देखें, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये Pn, ये फिर से क्या हो गया बेटा, रिवर्स बायस, क्योंकि N किसके साथ जुड़ गया, P के साथ, तो ये ओपन सर्किट हो गया। अगर ये ओपन सर्किट है तो इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा,
तो करंट इसमें से जाएगा बेटा, इसलिए ये भी कभी बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा ही। तो बेस्ट आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 बेटा, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अ शीट इज प्लेस्ड, 46 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा, क्या कह रहा है? कहता है शीट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल। कोई शीट हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल के आगे रख दी। ये पोल नॉर्थ भी हो सकता है और साउथ भी हो सकता है। होल्ड द शीट इफ इट इज मैग्नेटिक, अगर ये मैग्नेटिक होगी बेटा तो इसमें भी मैग्नेटिज्म आएगा। जैसे नॉर्थ और साउथ पोल रखोगे यहां पास में, तो ओपोजिट पोल इसके ऊपर डेवलप होगा, ये मैग्नेटाइज होगा। ये अगर हमारे पास मैग्नेटाइज होगा, ये हमारे पास अगर मैग्नेटाइज होगा तो ये फेरोमैग्नेटिक हुआ, जब पैरामैग्नेटिक हुआ तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज होगा, अट्रैक्ट होगा। डायामैग्नेटिक हुआ तो फीबली मैग्नेटाइज होगा, रिपेल होगा। तो हमारे पास फोर्स लगानी पड़ेगी अगर हमें इसे रोकना है, तो फर्स्ट में लगानी पड़ेगी। होल्ड द शीट इफ देयर इट इज नॉन मैग्नेटिक, अगर नॉन मैग्नेटिक हुई तो कोई मैग्नेटिज्म नहीं आएगा, तब कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग, अगर ये शीट कंडक्टिंग हुई बेटा, अगर ये शीट कंडक्टिंग हुई, कंडक्टिंग शीट को अगर आप दूर लेकर जाओगे तो इसके साथ रिलेटेड जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। तो इसमें क्या प्रोड्यूस होंगे बेटा? एडी करंट होंगे, और एडी करंट इस तरीके से होंगे कि इसके मोशन को अपोज करेंगे। अगर इसके मोशन को अपोज करेंगे तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। तो थर्ड केस में भी फोर्स लगानी पड़ेगी। फोर्थ केस में मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ बोथ नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन पोलर। नॉन पोलर होती तब भी फोर्स लगानी पड़ती, अगर ये मेटेलिक होती और नॉन पोलर होती तब भी हमें ये लगानी पड़ती बेटा, क्योंकि नॉन पोलर भी मैग्नेटाइज हो जाते हैं। बट यहां नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन पोलर बोला है, तो इस केस में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट कंसीडर किया जा सकता है। नॉन पोलर जो है वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, थोड़ा बहुत डायपोल मूवमेंट के केस को कंसीडर करें तो। बट ज्यादा बढ़िया ऑप्शन कौन सी है? ए और सी। तो अब अगर हम चेक करें तो ए एंड सी जो है वही ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। जो नॉन कंडक्टिंग नॉन पोलर है उस केस में जो बहुत ही कम जो मैग्नेटिज्म है वो आ सकता है। तो मुझे पता है ज्यादातर बच्चों ने इस क्वेश्चन को लीव किया था, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आना चाहिए? ए सी। क्वेश्चन नंबर 47, इफ द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी, कनेक्टेड टू अ बैटरी, इसका मतलब चार्ज क्या रहेगा? सेम। आर मूव्ड क्लोजर, तो अब सी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा? ध्यान से देखिए, सी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर हम डी को कम करेंगे तो सी बढ़ेगा, और चार्ज क्या है? सेम। तो चार्ज स्टोर्ड ऑन इट, सॉरी चार्ज सेम नहीं है, बैटरी के साथ कनेक्टेड था तो पोटेंशियल सेम है। तो चार्ज क्या होगा? सी इंटू वी। अगर कैपेसिटेंस बढ़ गई, पोटेंशियल सेम है, तो चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। तो चार्ज क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। एनर्जी स्टोर, एनर्जी क्या होगी? हाफ सी वी स्क्वायर। हमें वैसे तो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी भी लगा सकते हो, बट हमें वो लेना होता है जो पैरामीटर है सेम हो। तो वी सेम है, तो वी क्या है बेटा? सेम है। अगर वी हमारे पास सेम है, सी बढ़ रहा है, तो एनर्जी भी बढ़ेगी। तो ये क्या लिखा है? डिक्रीज। गलत हो गया। कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, यस कैपेसिटेंस क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी, तो ये भी करेक्ट है। रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल रिमेन सेम, ये भी गलत हो गया। चार्ज टू पोटेंशियल, चार्ज बढ़ गया, ये सेम है, तो ये इंक्रीज होगा। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज रिमेन इंक्रीज, चार्ज बढ़ गया, वोल्टेज सेम है, तो हमारे पास क्या होगा? प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। तो क्या आएगा? ए सी ई आएगा। क्या आएगा बेटा? ए सी ई आएगा। ओके, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 48 बेटा, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? टू हीटर्स हैव पावर रेटिंग 1 किलोवाट, 2 किलोवाट. Those two are first connected in a series.
सीरीज में इक्विवेलेंट पावर क्या होती है, P1 P2 P1 प्लस P2, रेजिस्टेंस ऐड होती है बट पावर क्या होती है, पावर पैरेलल वाला फॉर्मूला, तो 1 इंटू टू प्लस 1 प्लस 2, ये आएगा 2/3 बेटा। क्लियर है, क्या आएगा 2/3। और जब पैरेलल में लगाया तो क्या हो जाएगी, P1 प्लस P2, तो ये आ जाएगी 3। तो रेशो क्या होगी बेटा, सीरीज बाय पैरेलल, तो ये 2/3/3, तो ये कितना आएगा 2/9। तो क्या आंसर आएगा 2/9 बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 बेटा, फटाफट से अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई सोल्यूशन में कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ दिस, आईपीस दिस, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग अ डिस्टेंट, डिस्टेंस मतलब जो दूर ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, तो जर्नल हम नॉर्मल एडजस्टमेंट ही लेंगे, तो दोनों फोकल लेंथ को डिवाइड करना था, तो क्या आ जाएगा 28। तो इन जनरल तो यही आना चाहिए था। फिर भी अगर आपके मन में डाउट था तो आप दूसरा केस जो है उसको भी सॉल्व करके देख सकते थे कि ये 28 है और ये क्या है 1 प्लस 5/25, तो ये आ गया हमारे पास 5/6। तो आप देख सकते थे कि कुछ क्या 6/5 सॉरी, तो थोड़ा सा बड़ा इससे आ सकता था, बट वैसी कोई ऑप्शन है, अरे 32 है 34 है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं बेटा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो ये हमारे पास 28 इंटू 6 डिवाइड बाय 5, ये 33.6 आता है। फिर तो हमारे पास 34 हो सकता था, बट एग्जैक्ट कौन सा है 28। तो ज्यादातर जो बच्चे हैं उन्होंने 28 ही मार्क किया, और हमें भी लगता है कि 28 ही इसका आंसर दिया होना चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट में कंसीडर करते हैं। फोर्स डिफाइंड बाय दिस एक्ट ऑन अ पार्टिकल फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस, इसमें भी बच्चों ने क्या किया, पहले अल्फा की डायमेंशन लिखी फिर बीटा की। अरे भाई ऐसा कुछ करना ही नहीं था, हमें डायमेंशनलेस, हमें पता है अल्फा टी स्क्वायर, क्योंकि बीच में क्या है प्लस साइन, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इन दोनों की डायमेंशंस क्या है बराबर। अगर हमें डायमेंशनलेस करना है तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा डायमेंशनलेस, तो ये टी से टी कट गया, तो अल्फा टी बाय बीटा ये हमारे पास क्या हो गया बेटा डायमेंशनलेस। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा अल्फा टी बाय बीटा। तो सेकंड क्वेश्चन जो पॉइंट है वो इसका आंसर होना चाहिए अल्फा टी बाय बीटा। तो उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे बेटा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।